हेलो। गुड इवनिंग। और ये हम अब इंटरनेशनल न्यूज़ आज की कवर कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो पहला है अमेरिका का। पहला इन्होंने यूएस का, पहला नहीं कहेंगे, मतलब हर प्रेसिडेंट आने के बाद अपना ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। तो 2017 में इन्होंने जो लॉन्च किया था ट्रंप ने, और उसके बाद बाइडन ने अपना किया होगा। तो ट्रंप के ही बात करेंगे। तो पहला कब लॉन्च किया था? 2017 में। और अब ये दूसरा ट्रम्प का है 2025 में। ऑलराइट, तो इसका जस्ट उल्टा है ये। जो पॉलिसीज़ की यहाँ थी, उसकी जस्ट उल्टी पॉलिसीज़ यहाँ पे होंगी। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है। ऑलराइट, ये क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द फॉरेन पॉलिसी। मतलब जो प्रेसिडेंट आया उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहने वाली है, सोच उसकी, है ना, हर एक प्रेसिडेंट की, है ना। 2017 में ट्रंप ने पहला नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट पास किया था। 2025 में दूसरा किया है। तो पहले में इनका ऑब्सेशन था बहुत तगड़ा रशिया और चाइना को लेके। 2017 का डॉक्यूमेंट अगर देखोगे, रशिया को मेंशन किया 25 बार, ऑलवेज, मतलब हर बार नेगेटिव टर्म्स में। और 11 बार चाइना के साथ मेंशन किया। दोनों कंट्रियों को बोले कि ये एनिमी है, दुश्मन है यूएसए के। लेकिन 2025 में अगर देखा जाए तो रशिया को 10 बार मेंशन किया है, चाइना को 21 बार, और सिर्फ एक ही बार टुगेदर मेंशन किया है। और इनको एज अ एनिमी बात नहीं की गई है। ऑलराइट, इसमें तो कल कंप्लीट 180 यू टर्न मारा है यहाँ पे। तो 2025 का सेकंड है। इसमें यूएसए क्या कह रहा है कि हम अब ग्लोबल डोमिनेंस नहीं चाहते हैं, है ना। दूसरा, मतलब हम विश्व में सुपर पावर नहीं बनना चाहते। दूसरा है कि हम दूसरी कंट्रियों में इंटरफियर भी नहीं करेंगे अनलेस कोई बहुत बड़ा इश्यू ना हो जाए वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का या वैसा, है ना। वैसे जनरली ये मान रहे हैं एक तरह से कि हम इंटरफियर करते हैं दूसरी कंट्रियों में, इलेक्शंस हो गए और डेमोक्रेसी के नाम पे। ऑलराइट, हम चाहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी विद रशिया। रशिया की और यूएसए की शांति बनी रहे स्ट्रेटेजिकली। ये चाहते हैं कि नया बैलेंस ऑफ पावर इस्टेब्लिश हो विद चाइना। इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि रशिया अब सुपर पावर नहीं है, मतलब अब चाइना मोर बिगर पावर देन रशिया। ऑलराइट, ये नया तरह का एंगेजमेंट चाहते हैं यूरोप के साथ, पुटिंग यूएसए इंटरेस्ट अबव द टॉप। यूरोप के साथ ये नया एंगेजमेंट चाहते हैं, कह रहे हैं अब हम यूएसए का इंटरेस्ट टॉप पे रखेंगे, बाकी के तुम भाड़ में जाओ। नहीं समझे? तो ये तो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं यहाँ पे। बातें इन्होंने कुछ करी हैं, लेकिन काम कुछ तरह का कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आप देखोगे तो स्टेबिलिटी कहाँ चाह रहे हैं? ये लड़ाई करवा रहे हैं नाटो का, उधर ले लो, यूक्रेन रशिया में अलग लड़ाई करवा रहे हैं। और अगर आप उसका देखना चाहें इसराइल का, तो मिडल ईस्ट में अलग इन्होंने करवा रखा है। और प्लस आप थाईलैंड का इशू देख लो, थाईलैंड कंबोडिया का, वो अलग करवा रखा है। वेनेजुएला में अलग ये अटैक किए पड़े हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको अभी गिना दिए। वेनेजुएला, रशिया यूक्रेन, इसराइल मिडिल ईस्ट, और एक और बच गया कोई, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड कंबोडिया वाला इशू। तो यहाँ पे ये अलग कर रहे हैं। तो ये इनकी ऐसा बोला जा रहा है कि बातें कुछ हैं, तुम्हारी काम कुछ हैं। पहले तो बहुत तगड़ा ऑब्सेशन था रशिया के साथ, लेकिन अब ये प्रैग्मेटिक अप्रोच ले रहे हैं, है ना। मतलब रियल में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। जो C5 ग्रुप था, ये बनाने की बात कर रहा था ट्रम्प पहले। कोर 5 नाम था इसका, कोर 5 नाम दिया गया था। कोर 5 में आएंगे आपके यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया एंड जापान। जो मेन 5 कंट्रीज़ हैं पावरफुल वर्ल्ड की, उनका ये ग्रुप बनाने की बात कर रहा था। अब चूंकि अब ये इसमें अगर आप देखोगे तो यूरोप गायब है, यूरोप गायब है। यूरोप वालों को बड़ी दिक्कत आई इससे, तो ये टर्म बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर आप परमानेंट 5 को देखो, P5 जो यूएनएससी काउंसिल में है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो भाई रशिया है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है एंड यूएसए है। तो अगर रशिया को भी अगर आप देख लो और यूके को और फ्रांस को देख लो, तो एक तरह से यूरोपियन डोमिनेंस है, यूरोपियन डोमिनेंस है ना। अगर कोर 5 की बात देखो तो यूरोप तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो इसीलिए कोर 5 ग्रुप का इन्होंने अपोज किया। तो कोर 5 ठंडे में है। G2 की ये बात कर रहे हैं। G2 ग्रुप में आपको बता दूं, यूएसए प्लस चाइना, चाइना को मिला के ये बनाना चाहते हैं। क्वाड ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो एक तरह से इनकी प्रैग्मेटिक अप्रोच इस तरह की है कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपना यूएसए के इंटरेस्ट को टॉप पे रख रहे हैं।
एक तरह से अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो जो ट्रम्प है ना, ये ट्रम्प है, और ये है क्या आपका, बिन पैंदी का लोटा। ये है ट्रम्प। अगर इससे कोई कह दे नोबेल, तो कुत्ते की तरह इनकी तरफ भौंकने लगते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये ऐसा वैसा, ये है, नहीं समझे। इससे कहते लो पैसे, तो इसकी तरफ झुक जाएंगे ये। कोई इससे की तारीफ कर दे तो इसकी तरफ झुक जाएगा, नहीं समझे। तो इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, रीढ़ की हड्डी इनकी गायब हो चुकी है ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट आगे की कहानी इसकी देख लेते हैं। अब क्वाड ठंडे बस्ते में पड़ गया है। नेक्स्ट देखो इंडिया के बारे में इन्होंने क्या क्या है। इंडिया की बात हमेशा कॉन्टेक्चुअल टर्म्स में ही की गई है। इंडिया की कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे बोला जाता है ना कि यूएसए हैज़ नो फ्रेंड्स, इट हैज़ एलाइज। मतलब तुमसे काम है तो तुम हमारे दोस्त हो, और फिर अपने ही दोस्तों में लात मारने की इनकी स्ट्रेटजी रही है शुरू से ही। तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। किसके कॉन्टेक्स्ट में? कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। यूएसए इंडिया को सिर्फ एक आंख इसीलिए सुहारा है क्योंकि उसको उनको आगे चल के चाइना से थ्रेट हो सकता है। ऑल राइट, कि इससे हमें काउंटर करना है, रशिया को काउंटर करना है, चाइना को काउंटर करना है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही सिर्फ इंडिया की बात की जाती है। ऑल राइट, ऑलवेज वॉन्ट इंडिया टू टेक साइड। यूएसए चाहता है कि इंडिया हमेशा साइड्स ले, यूएसए की साइड में रहे या रशिया की साइड में चला जाए। चाहे कोल्ड वॉर हो तब भी चाहता था कि यूएसए में आ जाए, चाहे उधर चला जाए रशिया में। तो हमने न्यूट्रलिटी चुनी तो हमारा दुश्मन हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर में भी साइड लेने की कह रहा है कि भैया हमारा साइड लो, वरना तुम पे क्या टैरिफ 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 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिपोक्रेसी, दुनिया पता नहीं कितनी पागल है, बट हाँ इंटरेस्ट से चलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ईमानदारी की, पावर की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि जब तक कंट्री पावरफुल है तो वो जस्टिस पे ध्यान नहीं देती है, वो अपनी माइट पे ध्यान देती है कि हम सही हैं, हमारे पास पावर ज़्यादा है। तो वही यूएसए इस समय कर रहा है। पावरफुल है तो चाहे वो कितना भी गलत हो, चाहे वो फ्यूल यूरेनियम खुद खरीद रहे हैं रशिया से, चाहे यूरोप तुम्हारा बहुत सारा तेल और गैस ले रहा है, तो उससे रशिया को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि इंडिया भी अपनी जगह सही है, लेकिन डंडा इंडिया पे चल रहा है उनका। ठीक है कि नहीं। तो जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे ये, है ना। जब यूएसए कमज़ोर हो जाएगा तब ये कहेंगे अरे जस्टिस नहीं हो रही, जस्टिस नहीं हो रही है ना। यूएसए चाइना के बारे में भी ये चाहते हैं कि यूएसए की साइड ले, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो ये चाहते हैं यूएसए की साइड ले। तो ऑलवेज इंडिया को ये चाहते हैं कि साइड लेता रहे। अभी इंडिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी तब इसके बारे में बात करेंगे। इस वाले डॉक्यूमेंट में ये बोला है कि यूएसए का जो कल्चर है वो यूरोप के बिल्कुल बराबर है, सिमिलर है ना। यूरोप का कल्चर रसिया के सिमिलर है, क्योंकि भाई रशिया भी यूरोपियन कंट्री है, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे भी है। तो यूएसए ने बोला है कि हम यूरोप को और रशिया को एक ही बास्केट में बैठ के देखेंगे, यूरोप को अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, है ना। यूरोप और रशिया को एक ही साथ ट्रीट किया जाएगा। ऑल राइट, यूएसए में इस समय एंटी ग्लोबल फोर्सेस काम कर रही हैं। मतलब जो भी लोग पावर में हैं वो मतलब ग्लोबलाइजेशन के थोड़ा सा खिलाफ हैं। जैसे ट्रम्प को देखें तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, डी ग्लोबलाइजेशन पे काम कर रही हैं। जैसे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यूएसए में वापस लेके आओ, कंपनियों को शिफ्ट करो चाइना से यूएसए में। तो एंटी ग्लोबल फोर्सेस हैं, लेकिन यूरोप में अभी भी प्रो ग्लोबल फोर्सेस हैं जो ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, ये ट्रम्प जो इलेक्शन में वो करता है वो फार राइट लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग को सपोर्ट कर रहे हैं ना यूएसए वाले। तो फार राइट वाले क्या चाहते हैं, ये कंजर्वेटिज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मतलब कंजर्वेट होना चाहिए, बाहर के लोग ज़्यादा ना आए, जो हमारा कल्चर है वो सब प्रिजर्व रहना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। तो यूएसए यूरोप से उसी तरह से डील करना चाहता है जिस तरह से रसिया से डील करे। तो दोनों को एक साथ डील करना चाहता है वो, है ना, वांट टू डील टुगेदर। लेकिन इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में बोला है कि हम चाइना से सेपरेटली डील करेंगे। तो बस ये यही बताता है कि चाइना का इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि एक नई पावर आ गए हैं बन के, है ना। तो उसी हिसाब से ये लोग काम करेंगे। यही सब कहानी इसमें लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ लेना। ऑल राइट, और इस पे और न्यूज़ आएगी तो ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। नेक्स्ट ये प्रिया विहार टेम्पल की बात कर लेते हैं। प्रिया विहार इज़ अ प्रोविंस, प्रोविंस है आपका कहाँ पे, प्रोविंस है कंबोडिया का, है ना। तो ये इसकी कहानी मैंने कल आपको बताई थी बहुत अच्छे से, वो वीडियो देखिए और इसके आगे की कहानी अब मैं बताता हूँ। तो प्रिया विहार टेम्पल शिव जी का टेम्पल है
है ना। इनको बनाया किसने था? इन्होंने खमेर किंग्स ने बनाया था। जो कंबोडिया और थाईलैंड का बॉर्डर है उस पे ये डांगरेक माउंटेन रेंज है, डांगरेक माउंटेन रेंजेस उस पर बना हुआ है ना। और अगर किसी राजा का आप नाम सुनोगे ना, जैसे यशोवर्मन वन हो गया, सूर्यवर्मन वन एंड टू, इन लोगों ने मिलके 9 से 12वीं सेंचुरी में ये टेम्पल बनवाया था, प्रियाव्यार टेम्पल, है ना, शिव जी के नाम से। सूर्यवर्मन, यशोवर्मन, राजेंद्र वर्मन, इस तरह के राजाओं के अगर आप नाम सुनो तो ये आप समझ जाना कंबोडिया के राजाओं की बात चल रही, साउथ ईस्ट एशिया के राजाओं की। ऑल राइट। तो इन्होंने रूल किया था 9 से 15वीं सेंचुरी तक साउथ ईस्ट एशिया में। ऑल राइट। तो इन्होंने टेम्पल्स बनाए, अंगकोर वाट टेम्पल, मतलब लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो है वो अंगकोर वाट टेम्पल है, कंबोडिया में लॉर्ड विष्णु का है। इट इज़ मार्वलस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, बहुत अच्छा टेम्पल है। गूगल करके आप फोटो देख सकते हैं इसकी, है ना। सेम इन्होंने प्रिया विहार टेम्पल बनवाया, ये किसके लिए है? लॉर्ड शिवा के लिए है ना। इसकी कहानी मैं आपको और बता देता हूँ। 1962 में आईसीजी ने इसको किसको दे दिया था? कंबोडिया को दे दिया था। अब इसका थोड़ा सा इसके बाद की 1962 के बाद की कहानी मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी, उससे पहले की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। जो थाईलैंड है और जो कंबोडिया है, तो कंबोडिया तो फ्रांस की कॉलोनी था और थाईलैंड क्या था? वो न्यूट्रल रहा था फ्रांस और ब्रिटिश फोर्सेस के बीच में। तो थाईलैंड कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, नहीं समझे। लेकिन कंबोडिया आपका क्या रहा? कॉलोनाइज हो गया था फ्रांस की वजह से। तो 1904 में और 1907 में फ्रांस फ्रैंको सायामीज ट्रिटीज़ हुई थी। सायामीज किसका नाम है? ये पुराना नाम है थाईलैंड का, है ना। तो इन्होंने फ्रैंको और थाईलैंड की जो ट्रिटी हुई थी, तो ये जो टेम्पल है वो कंबोडिया को दे दिया था, है ना, कि ये जो प्रिया विहार टेम्पल है वो कंबोडिया को दे दे रहे हैं हम। जबकि इसकी एक्सेसिबिलिटी अगर देखी जाए तो वो थाईलैंड से बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल था, मतलब लोग थाईलैंड के लोग आराम से पहुंच सकते थे और इधर कंबोडिया के लोगों को जाने में बड़ी दिक्कत होती, फिर भी इन्होंने किसको थमा दिया? इसको कंबोडिया को दे दिया, है ना। फ्रेंच ने जो कई सारे सर्वे किए, उसमें कई सारे मैप बनाए और उसमें भी इस टेम्पल को किस में दिखाया गया? कंबोडिया में दिखाया गया था। 1953 में जब कंबोडिया आज़ादी मिल गई इसको फ्रांस से, तो थाईलैंड के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई इसी रीजन को लेके। तो थाईलैंड ने यहाँ पे अपने ट्रूप्स भेज दिए थे, सेना भेज दी। सेना भेज दी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्टिव हो गया। उन्होंने बोल दिया 1962 में कि ये कंबोडिया क्या है। थाईलैंड ने कहा कि यार हम तुम्हारी बात मानेंगे ही नहीं, है ना। तो उन्होंने अपने ट्रूप वहाँ पे डिप्लॉय करे रखे थे। आईसीजे ने बोला बकवास मत करो भाई, अपने ट्रूप्स को वापस ले लो। तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को वापस ले लिया, लेकिन सराउंडिंग एरिया का इशू वहाँ पे बना रहा है। यहाँ से आगे की मैंने कल कहानी बताई। अभी रिसेंटली 2008 में इसको यूनेस्को का दर्जा दे दिया गया, उसके बाद थोड़े से इशू इसमें जारी रहे थे, है ना। उसके बाद की कहानी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉरी, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ठीक है। तो इस बॉर्डर पे यहाँ पे है ये प्रिया विहार टेम्पल। 1962 में आईसीजे को बोला, 2025 में मैंने आपको बताया 2011 में एक सोल्जर मर गया था, उसकी कहानी है ये। आप कल का वीडियो देख लेना, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम हियर, नाइदर योर्स नॉर माइन। ऑल राइट, यू कैन हियर इट इन यस्टरडेज न्यूज़। तो आई थिंक ये कंबोडिया थाईलैंड का इशू आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। यही कहानी इसमें लिखी हुई है। प्रिया विहार प्रोविंस में है। ये श्री शिखरेश्वर के नाम से जाना जाता है इसको, शिखरेश्वर मतलब लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स के नाम से इसको जाना जाता है। ऑल राइट, ये आप चेक कर लीजिएगा इसको। अब ये दावोस में ब्रिज मीटिंग हुई है। ब्रिज क्या है? एक ब्रिज अलायंस, एक प्राइवेट अलायंस है ना। ब्रिज समिट हुई है दावोस में। तो इन्होंने ये बोला है कि ब्रिज को ही हम दावोस बना देते हैं मीडिया के लिए। दावोस क्या है? बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ पे वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं, सीईओज आते हैं कंपनी के, तो ये डिस्कस करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ को, है ना। तो ये चाहते हैं कि ये ब्रिज समिट में भी ऐसा ही किया जाए और ये ब्रिज समिट यूएई में हो, है ना। और हम बड़ी बड़ी चीज़ों को इसमें डिस्कस करें, सिनेमा की हो गई, वॉइस हो गई, जर्नलिस्ट की बात हो गई, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस की बात हो गई, ये सारी इससे भी रिलेटेड जो भी बातें हो वो किस समिट में होनी चाहिए? इस ब्रिज समिट में होनी चाहिए, यूएई में, है ना। तो आपको तो पता ही है वर्ल्ड की मीडिया को कतर कंट्रोल करता है। कतर हो गया, ये अरब कंट्रीज़ बहुत कंट्रोल करते हैं। अभी एक कतर के बहुत बड़े लीडर ने इंटरव्यू में बोला था
कि हम वर्ल्ड के बड़े बड़े कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको पैसे देते हैं आर्टिकल्स लिखवाने के लिए, मंथली पेमेंट, डेली पेमेंट, वीकली पेमेंट, और ये एज पर आर्टिकल पेमेंट करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अरब कंट्री का कितना बड़ा मीडिया पे इन्फ्लुएंस है। जब भी आप देखोगे, इंडिया में भी अगर आप देखोगे, तो कहीं पे मुस्लिम मौलवी अगर कहीं रेप कर रहा हो या कुछ कर रहा हो तो उसको साधु लिख देंगे, तांत्रिक लिख देंगे दूसरे कम्युनिटी में दिखाने के लिए, है ना। और मीडिया में जैसे अभी ये मूवी बैन कर दी हमारी धुरंधर, है ना, अरब गल्फ़ जीसीसी, गल्फ़ कंट्रीज ने इसको बैन कर दिया, तो कोई वर्ल्ड में इसकी न्यूज़ नहीं बनेगी, आप कहीं भी नहीं देखोगे। ऑलराइट। तो ये अब ये यही चाहते हैं कि सारी मीडिया, सिनेमा हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे और कम्युनिकेशन हो, सारी ये हम दावोस, मतलब दावोस कहना, सॉरी, इस ब्रिज मीटिंग में हम डील करें। ऑलराइट। इनमें क्या होता है ना, इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, इसमें कई सारे जर्नलिस्ट वगैरह को बुलाया जाता है, फिर उनसे बात कर लेते हैं, उनको पकड़ के अपने अंडर में ये लोग ले लेते हैं कि हम तुमको ऐसे ऐसे पैसा देंगे, थोड़ी बहुत हमारा एजेंडा फैलाते रहना। प्लस ये एनवीडिया की देखो, HTT और तुम्हारा IL-76, इस तरह का एक एयरप्लेन पे क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर यूपीएससी में। तो ये H200 चिप है, ये कई दिन से न्यूज में है, और इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एनवीडिया की ये कंपनी है, 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये यूएसए की है। ये फेमस है जीपीयू के लिए, इसको बोलते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑलराइट। जीपीयू बहुत ही फास्ट प्रोसेसर है ना, और ये गेमिंग वगैरह के कंप्यूटर्स वगैरह आ गए उसके लिए मतलब बहुत अच्छे से काम करता है। जीपीयू की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये फास्टर जनरेशन ऑफ इमेज करता है सीपीयू की तुलना में। सीपीयू कैसे इमेज जनरेट करेगा, वो ऐसे करेगा, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, तब जाके एक इमेज बन पाती है। नहीं समझे? जीपीयू कैसे काम करता है, इसमें कई सारी ट्यूब्स लगी रहती हैं ऑलरेडी, ऐसे समझ रहे हो, ये 3D स्ट्रक्चर बना होगा ट्यूब्स का, कई सारी होंगी, है ना। और फिर ये एक साथ ही एक झटके में लाइट की बीम छोड़ती हैं और सरफेस पे कोई इमेज बन के तैयार हो जाती है एक झटके में। जहाँ पे इसको इतना टाइम लग रहा था, ये एक झटके में सारी एक रेस के साथ इमेज बना देती हैं। तो मतलब बहुत ही फास्ट काम करती हैं। तो HTT क्या है? एनवीडिया की फास्टेस्ट चिप है, फास्टेस्ट AI चिप है, और वर्ल्ड की ये सेकंड फास्टेस्ट चिप है। ऑलराइट। तो बस यही चिप है, इन्होंने बोल दिया, यूएसए ने इस कंपनी को बोला है कि वो ठीक है, चाइना में डिमांड ज़्यादा हो रही है तो तुम प्रोड्यूस करके इसको चाइना को भेज सकते हो, लेकिन जितना भी पैसा कमाओगे उस पर 25% फीस तुमको देनी पड़ेगी, हमको देनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? तो यही ट्रम्प के स्नैनिगन्स हैं, छाती पीट पीट के। सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग। थैंक यू।